अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेस्पिरेशन के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 का, जिसका नाम बायोएनर्जेटिक्स है, उसके अंदर टॉपिक है। तो आज हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? पहले नंबर पे हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं कि रेस्पिरेशन है क्या चीज़। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? अब पहले नंबर पे क्योंकि फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स की जब बात करते हैं तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में क्या बना रहे थे? ग्लूकोज बना रहे थे। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज जो बना है, यानी कि हमारे पास C6H12O6, ये ग्लूकोज जो बना है, इस ग्लूकोज के अंदर हमें कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। तो पहले नंबर पे क्या होगा कि फूड बनने के बाद अब फूड को यूज़ भी तो करना था, तो फूड को यूज़ करने के लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलेगा। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा फूड का, यानी कि ग्लूकोज का, और बाय रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए से ये मॉलिक्यूल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। उसके बाद क्या होगा? अब इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको ऑक्सीजन यूज़ करनी पड़ेगी कि ग्लूकोज C6H12O6 को क्या करवाना पड़ेगा? ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो रिएक्ट जब करवाएंगे तो रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी इज़ रिलीज्ड एज हीट एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, कि इसको रिएक्ट करवाने के बाद इसमें से एनर्जी रिलीज़ होगी, और एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो होगी ATP की फॉर्म में। किस फॉर्म में रिलीज़ होगी? ATP की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अब ATP एनर्जी के साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी एज अ प्रोडक्ट रिलीज होंगे इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। अगर मैं उसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इक्वेशन को अगर कैसे लिखेंगे, तो पहले नंबर पे हमारे पास आएगी यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो उसको रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पर वाटर H2O प्लस CO2 प्लस ATP, के वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी इसमें से। तो ये हमारे पास क्या था? एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस, के रेस्पिरेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन बेसिक 2 टाइप्स की हैं। पहले नंबर पे जो टाइप है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड जो है उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की जब बात करेंगे तो एरोबिक वर्ड को अगर देखा जाए तो एरो कहते हैं एयर को, और एयर में आपको पता है कि क्या चीज़ होती है? एयर में हमारे पास ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऑक्सीजन के ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देंगे। द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन होगी उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कह देंगे। अब ऐसे ही सेकंड टाइप जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो अगर उसको देखते हैं तो एन में आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये वर्ड लिखा नजर आ रहा है, तो इसमें जो एन वर्ड है इसका मतलब होता है नॉट, और एरोबिक मीन ऑक्सीजन। कैसी रेस्पिरेशन? अब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगी, हम उसको क्या नाम दे देंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम दे देंगे। द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्या। एरोबिक रेस्पिरेशन की जब बात करेंगे तो वो बात तो मैंने कर दी कि वो रेस्पिरेशन जो किसकी प्रेजेंस में हो? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, वो क्या कहलाएगी? एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये चलती है 2 फेजेस के अंदर। इसके अंदर 2 तरीके से प्रोसेसेस होते हैं। तो इसके 2 फेजेस हैं। एक फेज जो फर्स्ट फेज है हमारे पास, पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फेज के अंदर क्या चीज़ कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 का जो मॉलिक्यूल है, O6 का जो मॉलिक्यूल है, वो पहले नंबर पे क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर वो कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड के अंदर। तो ये हमारे पास किस में होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्स्ट फेज में, कि पहले नंबर पे हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो बनेगी पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर भी उन्होंने दिखाया हुआ पायरुविक एसिड। अब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि ग्लूकोज के 6 कार्बन है। तो ऊपर हमारे पास ग्लूकोज का 6 कार्बन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? पायरुविक एसिड में, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड फेज में। अब सेकंड फेज में क्या होगा कि जैसे ही जो पायरुविक एसिड बनेगा,
यानी कि अब जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड बना है, अब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि वो कंप्लीटली उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। और वो ब्रेकडाउन होने के बाद उसके जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यानी कि ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो उसके जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएंगे। और टूटने के बाद वो क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज करवाएंगे और एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये हमारे पास क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन की ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, कि जब भी आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगी तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ना, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट कर रहा है 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट करने के बाद वहाँ पर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ वाटर, और वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स, प्लस एनर्जी। साथ में क्या चीज़, एनर्जी रिलीज हो रही है, और किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। यानी कि क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब जो सेल के अंदर चल रही। तो ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये एक सेल के अंदर परफॉर्म होता है, कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और जो ये बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एटीपी बन रहा है, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या आ रही हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड टाइप पे चलते हैं रेस्पिरेशन की, डेट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का मैंने पहले बता दिया था कि एन मीन नोट, एन मीन नोट, और एरोबिक मीन एयर, कि जो हवा की मौजूदगी में नहीं होगी, हम उसको क्या कह देंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। के जो ऐसी रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, किस में हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, वो क्या कहलाएगी, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। अब इसमें क्या होता है कि अब क्योंकि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा था। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस होने की वजह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, कि वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगी, और उसमें से एनर्जी भी क्या रिलीज होगी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये किसके बारे में है, एनारोबिक के बारे में है। अब एनारोबिक के भी उसी तरीके से फेजेस है जैसे एरोबिक के रेस्पिरेशन के थे। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम उसमें फेजेस से पहले मैं आपको ये बता दूं, इसको एक और नाम भी दिया जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन को, और वो हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन का। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। तो अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि इसी तरीके से जैसे हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फेजेस पड़े थे, तो एनारोबिक में भी वैसे ही फेजेस प्रेजेंट हैं। तो पहला जो फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, वो सिमिलर है, क्योंकि वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस वजह से जो फर्स्ट फेज है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, दोनों ही सेम है, कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है 6 कार्बन कंपाउंड, वो टूट जाएगा पायरुविक एसिड में 3 कार्बन कंपाउंड में। ऐसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हुआ था। अब सेकेंड फेज में हमारे पास क्या होगा कि सेकेंड फेज में अब जो पायरुविक एसिड था, वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, तो पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया था, और उसने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करवा दी थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है, ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, तो वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर कर जाएगा दो चीज़ों में, या तो वो इथाइल अल्कोहल बना देगा पायरुविक एसिड, या फिर वो बनाएगा लैक्टिक एसिड। तो इस तरीके से वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास किस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, फर्मेंटेशन, या फिर इसको दूसरा नाम क्या देंगे, फर्मेंटेशन का नाम देंगे। तो ये हमारे पास इसके प्रोसेसेस हैं, सेकंड फेज के अंदर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसकी दो टाइप्स, क्योंकि हमने पीछे देखा है, क्योंकि दो चीज़ों में ट्रांसफर होता है, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में। तो ऐसे ही अब आगे इसकी वजह से इसकी दो टाइप्स हो जाएंगी, इसको क्लासीफाई किया जाएगा। एक तो क्लासीफाई किया जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और दूसरा बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें हमारे पास क्या बन रही थी, इथाइल अल्कोहल, क्या चीज़ बन रही थी, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल की वजह से ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करे, तो लैक्टिक एसिड की वजह से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अब नेक्स्ट आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे आ जाते हैं।
तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखो तो उसकी अगर डिस्कस करें तो अब इसमें क्या होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन है और इसमें पायरुविक एसिड जो है वो फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में, यानी कि C2H5OH में, और साथ साथ क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब ये इसकी अक्रंस के बारे में कि ये कहाँ पर होती है, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ज़रिए से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये अकर होती है बैक्टीरिया में और यीस्ट के अंदर। जो यीस्ट है यानी कि फंगस है और बैक्टीरिया, ये दोनों किस सीरीज के ज़रिए से फर्मेंटेशन करेंगे, अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कि वो क्या करेंगे कि जो पायरुविक एसिड का मालिक्यूल है उसको कन्वर्ट करेंगे इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट सेकंड टाइप हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की आ जाती है वो आ जाती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो इसमें जिस तरीके से पीछे में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास इथाइल अल्कोहल बना था, तो इसमें पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर C2H6O3 में। उसके बाद ये अब अक्कर कहाँ पर होगा, तो हमारे पास जब कहते हैं कि इट अकर्स इन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस, यानी कि हम ह्यूमंस हैं तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एक्सरसाइज के दरमियान हमारे मसल्स की फंक्शनिंग ज़्यादा हो जाती है। तो मसल्स की फंक्शनिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि अब हमें ऑक्सीजन उतनी रिक्वायरमेंट नहीं, उतनी अवेलेबल नहीं होती कि जिस मिकदार में हमारी बॉडी फंक्शनिंग कर रही होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए हमारे मसल जब वर्किंग करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने का अमल तेज़ हो जाता है। उसमें क्या होता है कि अब ऑक्सीजन कम ही होती है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से एकदम मसल जब वर्किंग में आते हैं तो वर्किंग में आने के बाद जो पायरुविक एसिड होता है वो कन्वर्ट होने लग जाता है लैक्टिक एसिड में। अब जब वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद आपको अक्सर आपके मसल्स जब आप एक्सरसाइज करते हैं काफ़ी दिन बाद तो आपको अपने मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाती है। तो जगह जगह पर आपको वो पेन स्टार्ट होती है। तो पेन की वजह से वो पेन जो प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड ने आपको वो आपके मसल्स को ब्रेक डाउन से बचाना है। अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ना होता तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपके मसल्स की ब्रेकडाउन हो जानी थी। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, वो जैसे ही बस फंक्शनिंग में आता है तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और आपके मसल जो हैं उनको वक्ती तौर पर एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फिर जैसे जैसे आप रेगुलरली एक्सरसाइज में आते हैं तो आपके मसल्स फिर उसके आदी हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अदर जो एनिमल्स हैं ड्यूरिंग एक्सट्रीम, और दूसरे एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़। दिस आल्सो हैपन्स इन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। अब ये लैक्टिक एसिड जो है आपके जो मिल्क है उसके अंदर एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो उस बैक्टीरिया के अंदर भी वो भी क्या करता है, वो भी पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। तो दिस आल्सो हैपन्स इन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। क्या आपके दूध में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।